हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के हरियाणा प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज रुद्र गौतम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेस टेक्नोलॉजी। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ में न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एरिया है जहां से आपको मेंस में क्वेश्चंस पूछा जाएगा इन हरियाणा सिविल सर्विसेज जीएस पेपर। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब यहां पर मैंने आपको 3-4 लेक्चर ऑलरेडी करवा दिए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये जो द्रोण सीरीज है ये पूरी तरह से हरियाणा सिविल सर्विसेज के मेंस आंसर राइटिंग को लेकर टारगेट करते हुए, तो आपके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस मॉडल आंसर्स। तो आज हम लोग बिल्कुल उसी तर्ज पे, जैसे आपको आंसर लिखने हैं अपने आंसर राइटिंग वाले सेगमेंट में, उसी तर्ज पर आपको आंसर जो लिखने हैं उसके मॉडल आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आज हम लोग 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आंसर राइटिंग का सेगमेंट होगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और फिर कंक्लूड कैसे किया जाता है और किस लेवल पर आपको शब्दों का चुनाव करना होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन में बारीकियों को और फिर आंसर राइटिंग पर आएंगे। तो ये मॉडल आंसर्स आप लोग रेगुलरली देखते रहिए। ये लेक्चर सीरीज आपको मिल रही है इसी हरियाणा स्टडी आईक्यू चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। गाइज, आप लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हैं रुद्रा एजुकेशन हब, और यहां पर मैं आपको सभी कंटेंट, नोट्स, मटेरियल ये आपको प्रोवाइड कर देता हूं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएंगे, राइट? टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएंगे। चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये है, द इंडियन गवर्नमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर्स, क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। मॉडल आंसर इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, दोनों में डिस्कशन करेंगे। सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ सस्टेन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इन लाइट ऑफ स्टेटमेंट डिस्कस द फ्यूचर स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। तो देखिए, यहां पर कीवर्ड्स को समझ लेते हैं, हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारत सरकार ने सतत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जो सस्टेन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, सस्टेन्ड का मतलब क्या है कि अभी हमें शुरुआत करनी, हम लोग अपने इनिशियल फेज में हैं और हम गगनयान मिशन को सो फार इसी साल 2025 में भेजेंगे। तो ये मिशन अपने आप में एग्जाम के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेन्ड का मतलब यह है कि पहले तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बाद में हम अपने खुद के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भेजेंगे जो इंडियन स्पेस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। सो इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द फ्यूचर स्कोप, तो भविष्य के क्या स्कोप है और क्या पोटेंशियल है भारत का स्पेस प्रोग्राम का। एक छोटी सी शुरुआत हुई थी जब हम लोग साउंडिंग रॉकेट भेजा करते थे। मैंने थ्योरी के लेक्चर्स पढ़ाए हैं आपको, आप देखिए उसमें कि साउंडिंग रॉकेट से कैसे एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी और फिर जीएसएलवी, एसएसएलवी और अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार आज इस स्केल पर पहुंच चुका है कि 2003 में हमने डिसाइड किया था कि हम अपने मानव को भेजेंगे। ये 2003 में डिसाइड तब हुआ था जब चाइना ने पहली बार अपने मानव को स्पेस में भेज दिया था। तो भारत ने सोचा हम भी अपने मानव को भेजते हैं, और मानव का जाना आना, हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी तो ह्यूमंस जाएंगे आएंगे, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होता है कि जैसे अभी सुनीता विलियम्स लौट कर आई हैं, तो ऐसे ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है। आने वाले समय में ये डॉकिंग स्टेशन का काम करेगा, मतलब भविष्य में जब हम लोग मंगल पर जाएंगे या चंद्रमा पर उतर रहे हैं, तो पहले क्या माइक्रोग्रेविटी पर हमारे इंपैक्ट होते हैं, हमारे शरीर पर बायोमेडिकल, फिजिकल, हम लोग कैसे रहते हैं, सोलर रेडिएशन का क्या इंपैक्ट है, माइक्रोग्रेविटी का क्या इंपैक्ट है, 2-3 घंटे रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले मानव के लिए। तो गगनयान अभी एक स्पेस कैप्सूल है जिसमें 5 से 7 दिन के लिए 3 ह्यूमंस, मतलब वो इंडियंस होंगे, वो रहेंगे, 3 इंडियंस यहां पर रहेंगे, राइट? तो आई थिंक यहां तक आपको सारी बातें क्लियर। तो भारत सरकार ने सतत
मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, ये आप लोग याद रखना, सतत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम क्या है अभी देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू राइट इन डिटेल द फ्यूचर स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ इंडियाज सस्टेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो भारत का सस्टेन का मतलब क्या है कि ये सतत आने वाले समय में लगातार सस्टेनेबल रहे, कम खर्चे में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वालिटी के स्पेस में मिशन भेज रहे हैं। अब देखिए, पहले इंग्लिश में देख लें, फिर हिंदी में यही आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन बताना है गगनयान के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, इंट्रोडक्शन, बट आपके स्टेटमेंट में ही ये भावना हो कि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्टेटमेंट है ना, इंट्रोडक्शन। दिस डिस्कशन पोटेंशियल फ्यूचर स्कोप क्या है इंडिया के सस्टेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का, और फाइनली कंक्लूड कर दीजिए इसको समराइज करने के बाद। तो इस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप कैसे लिख सकते हैं, इंडिया सस्टेन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इज अ लॉन्ग टर्म विजन टू एस्टैब्लिश ए परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस। तो बिल्कुल ये शब्दों से ही पता चल रहा है कि ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे देखने को मिल रहा है, यस और नो, कि इंडिया का जो सस्टेन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है, जो गगनयान कह रहे हैं हम लोग जिसे, इज अ लॉन्ग टर्म विजन टू एस्टैब्लिश ए परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस। तो आने वाले समय में ह्यूमन मूवमेंट देखने को मिलेगा 2040 तक। ये आशा है कि भारत अपने मानव को चंद्रमा पर उतार देगा। ये पीएम मोदी और इसरो जो स्टेटमेंट देते हैं उसमें ये बात आई है। तो आप इसी तरह से हिंदी में कैसे लिखेंगे, मैं हिंदी में भी वर्जन दिखा देता हूं। ये कंप्लीट मॉडल आंसर है, आप देख सकते हैं। भारत का सतत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अंतरिक्ष में स्थायी मानव उपस्थिति को दर्ज कराने का एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। तो ये अपने आप में एक लॉन्ग टर्म विजन है हमारा, है ना, इट इज अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर इंडिया। अब देखिए, भारत के सतत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की संभावना है, हिंदी में देख लेते हैं पहले। जब हम लोग इस प्रकार के प्रोग्राम को ला रहे हैं ना, तो उसके पीछे एक नहीं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोडायनेमिक्स, क्योंकि जो स्पेस शटल कैसे आएगा, कैसे वो 4 गुब्बारों के साथ में कैसे नीचे उतरता है, ये लगभग कुछ 20-30 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज्यादा से नीचे की तरफ आ रहा होता है। जीवन विज्ञान, लाइफ साइंसेस पर रिसर्च करना होगा हमें, पदार्थ विज्ञान पर। पदार्थ क्यों? क्योंकि वहां पर अलग अलग तरह के पदार्थ, मटेरियल, फूड, बहुत सारी चीजें चाहिए। वहां पर हमें ट्रेडमिल्स चाहिए जिस पर 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं लोग, जहां पर वो ह्यूमन बींग्स हैं। रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड के साथ, और वो भी हमारे जो मानव है उनको भी ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी स्थापित किया गया बेंगलुरु में। तो ये जो पूरी ट्रेनिंग चल रही है वो फ्रांस और रशिया में। हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिनको एक्चुअल में हम एस्ट्रोनॉट नहीं कहेंगे क्योंकि इंडियंस हैं, इसलिए उनको व्योम नॉट कहा जाता है। तो यहां पर युवा भारतीयों को अंतरिक्ष संबंधित क्षेत्रों में भविष्य बनाने और नवाचार और रचनात्मक विकास करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि हम किसी एक एरिया में डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो यूथ है, यंग जो पीढ़ी है, वो भी अट्रैक्ट होता रहेगा, और वो भी क्या करेगा, आईआईटी, आईआईएम्स और भारत के तमाम टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर, और फिर वो इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का ओवरऑल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो इंप्रूव होगा। और मजबूरन फिर सरकार भी बजटरी एलोकेशन ज्यादा करेगी, लोग भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो यहां से नवाचार देखने को मिलेगा, इनोवेशन, रचनात्मक विकसित करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना। तो ये युवा में इस प्रकार की भावना को प्रस्फुटित करने का भी उद्देश्य है। अन्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देश और संस्थाओं के साथ सहयोग करना, इससे भारत को और मदद मिलेगी, टेक्नोलॉजी शेयर होगी एंड वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में यह योगदान देगा। यह विविध तकनीकी और औद्योगिक क्षमता के विकास और संभावना उत्पन्न करना तथा अनुसंधान के अवसरों और प्रौद्योगिकी विकास में व्यापक भागीदारी को भी सक्षम बनाता है। तो ये एक व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत के लिए जो संभावनाएं और ज्यादा विकसित होंगी। देखिए, कभी भी कोई चीज की शुरुआत होती है ना, वो जीरो से होती है और फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होते हैं, विकास का क्रम बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से आप देखिए चाइना में जिस प्रकार से साइंटिफिक इकोसिस्टम है, राइट,
तो भारत के सतत मानव उड़ान कार्यक्रम का भावी क्षेत्र, यह कार्यक्रम रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट में मदद करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बढ़ी हुई औद्योगिक क्षमताओं के संदर्भ में देश के भीतर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा, प्राइवेट प्लेयर्स भी इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे, देश और भी सक्षम हो जाएगा, दुनिया भर की एजेंसीज भारत की मदद से अपने स्पेस प्रोग्राम को चलाएंगी, अपने सैटेलाइट्स को भेजेंगी, क्योंकि भारत का तब तक सॉफ्ट पावर और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो यह भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण आधार आयोजित करने के लिए अंतरिक्ष में एक अद्वितीय सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण मंच प्रदान करेगा। माइक्रो ग्रेविटी पर ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, उन पर क्या क्या इंपैक्ट होते हैं उनको भी टैकल करने में मदद करेगा, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी पर बहुत से इंपैक्ट्स को हमको नोटिस करना है। यह एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति और विकासशील दुनिया में नेतृत्व, और भारत एक विकासशील राष्ट्र है, तो दुनिया में नेतृत्व के रूप में राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा और भारत की सॉफ्ट पावर और प्रभाव को सुदृढ़, मजबूत, एक रोबस्ट फ्रेमवर्क देगा। क्योंकि यही जो सॉफ्ट पावर है ना, हम लोग जब भी कभी किसी भी प्रकार की डिप्लोमेसी करते हैं, एनी टाइप ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति, तो उसमें हमारे साथ कई सारे देश खड़े होते हैं। तो भारत की जो स्टेटमेंट है, भारत के जो शब्द हैं, फिर वो सब एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपको अपनी ताकत और आपकी प्रेजेंस को दिखाना होता है। यस और नो? सो इससे क्या हुआ, भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की क्षमता और दायरा अत्यधिक विस्तृत होगा। अब ये देखिए कंक्लूजन है, ये सब कुछ हुआ तो ओवरऑल भारत का अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की क्षमता, उसका जो रेंज है, दायरा और विस्तृत होगा, और हमें मैन पावर्स की आवश्यकता होगी, और प्राइवेट प्लेयर और इंडस्ट्रीज और डेडिकेटेड इंजीनियरिंग जो विभाग हैं, कि भाई एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग, इस प्रकार के नए जो ट्रेड्स हैं वो ओपन अप होंगे हमारे कॉलेजेस में भी। क्योंकि यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा, और वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा, आर्थिक विकास के लिए नए मार्ग की शुरुआत करेगा। तो कोई भी एक जो पहल है ना, वो एक छोटे से कदम से स्टार्ट होती है। और आपको पता होगा कि पिछले 15-20 साल से लगातार हमने इस मिशन को पूरी तरह से इंडिजनाइज्ड, घरेलू तकनीक की मदद से पूरा करने के लिए हमने अपना लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3, जिसका नाम अब LVM, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसमें हमने ह्यूमन रेटेड बूस्टर्स लगाए हैं, ताकि ह्यूमंस को कोई नुकसान हो। यदि ये मान लीजिए वैसा असफल नहीं होंगे, वी विल डेफिनेटली बी गॉट सक्सेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि इनकेस कुछ ऐसा कंडीशन होता है तो वाकई में इट विल बी अ ब्लॉक टू इसरो, बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए इसरो जो है ना, बहुत से टेस्ट कर रहा है लगातार, और उसके बाद ये मिशन भेज रहा है। तो हम लोगों का डायमेंशन व्यापक हो जाएगा, दुनिया भर में हमारी जो एक पोजीशन है वो और ज्यादा मजबूत होगी। तो आप इसी बात को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे गाइस? आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। इंडिया सस्टेन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इज अ लॉन्ग टर्म विजन टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस। पोटेंशियल ऑफ इंडिया सस्टेन्ड ह्यूमन space flight program. What are the potential? Actually, we will developing and applying skill in aerospace engineering, life sciences, material sciences, robotics, artificial intelligence, inspiring and encouraging young Indian to pursue career in the space related field and cultivate innovation and creativity. तो यहाँ पर creativity और ज़्यादा बलवती होगी, strong होगी. Cooperating and collaborating with other space faring nation, हम लोग space faring nation के साथ और collaborate करेंगे, और intellectual clarity हमें आएगी related to this such type of program. Agencies and contributing to global space science and exploration, and it is going on basically. France is helping to us. France is European Space Agency का जो headquarter है, it is located in France, and Russia is helping to us. They have sent humans many times in space. So cooperating and collaborating with the other spacefaring nation and agencies and contributing a global space science and exploration. This allowed diverse technological and industrial capabilities and enable broader participation in research opportunity and technological development. तो ये broader participation देखने को मिलेगा हमको. Future scope of India's sustained human space program. Future scope क्या है? What is future scope? One was what is the potential?
वन स्टेटमेंट वाज ऑफ पोटेंशियल ऑफ द सस्टेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ये पूछा गया था आपसे. सेकंड स्टेटमेंट वाज फ्यूचर स्कोप ऑफ द इंडियन सस्टेन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस. So the program will give impetus. Impetus means it will provide a pace, a speed to economic activity within country in terms of employment generation, human resource development and enhanced industrial capabilities. This will provide a unique microgravity platform in space for conducting experiment and test bed for future technology. So future technology, it will be a test bed, because whenever for long term vision, like we are going to moon, we are going to Mars, then it will be a docking station. Boosting national pride and prestige as a major space power and a leader in the developing world, and will strengthen the soft power and influence. So this will be the future scope. So now in this way you can conclude. So in such a way you can write the answer. The potential and scope of India's human space flight program are immense, as it will showcase India's prowess means power in space exploration and open up new avenues for scientific research, innovation, education and economic development. अब देखिए, आपने ये पूरा एक क्वेश्चन को डिटेल में देखा है. You must have gone through my previous class of मेंस आंसर राइटिंग, द द्रोण सीरीज. द प्लेलिस्ट इज देयर. मैंने वहां पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं. क्वेश्चंस देखिए, वहां पर मैंने थ्योरी पढ़ाई है, फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं. आप लोग उनके आंसर्स को जरूर लिखिए, है ना, क्योंकि अब आपको ये भी समझ में आ गया कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, आपको किस स्टेटमेंट पे फोकस करना है. राइट, 2, 3, 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लीजिए. नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन आस्क, इंडिया हैज मेड ग्रेट स्ट्राइड. स्ट्राइड का मतलब एक लंबी छलांग लगाई है. इंडिया हैज मेड अ ग्रेट स्ट्राइड in a sphere of space technology, applied it successful for its socio-economic development. Elucidate with suitable example. तो हमने एक लंबी छलांग लगाई, नो डाउट. कहा एक छोटी सी शुरुआत, एक जो है humble inception, a small step we put ahead. और वहां पर हमने इनको स्पार्क 1962, देन इसरो, देन हम जानना चाहते थे कि भाई क्या वाकई में भारत के लिए स्पेस प्रोग्राम वाकई में आवश्यक है. हमने टेस्ट किए कि हाँ, स्पेस प्रोग्राम इंडिया जैसे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज हम लोग दुनिया के उन देशों में शुमार हैं जिसके पास अपना ग्लोबल स्टैंडर्ड है लॉन्च व्हीकल का. हम लोग हर प्रकार की सैटेलाइट्स बनाने में सक्षम है. हम दुनिया भर के देशों की स्मॉल सैटेलाइट्स को भेजा करते हैं. भविष्य में हम लोग स्पेस टूरिज्म मानव को भी लेकर जाएंगे, और वो भी सस्टेन्ड होगा. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है उसमें सस्टेन्ड human space flight, so we will be leader in space tourism in near future when we got success in this Gaganyaan, because भारत का अपना ना एक कीर्तिमान रहा है कि वो बहुत ही अफोर्डेबल कम प्राइसेस में अपने सैटेलाइट्स को, मिशन को भेज देता है. सो बेसिकली हमने बहुत अच्छा काम किया स्पेस टेक्नोलॉजी में. अप्लाइड इट सक्सेसफुल इट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इल्यूसिडेट विद सूटेबल एग्जांपल. तो भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है. इसे अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सफलतापूर्वक लागू किया है हमारे. और यह भी बात सही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जैसे नाविक, हम लोग इसको जीपीएस के तौर पे यूज कर रहे हैं. नाविक को यस और नो, जीपीएस के तौर पे यूज कर रहे हैं. और हमने सैटेलाइट्स की मदद से रिमोट सेंसिंग किया है, मैपिंग किया है, मिनरोलॉजिकल मैपिंग किया है, कहां पर मछलियां हैं, कहां पर डिजास्टर आ सकता है, कहां पर साइक्लोन्स आ सकते हैं, उनको ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही तो है. और हम लोगों को एजुकेट कर पा रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से. इल्यूसिडेट विद सूटेबल एग्जांपल. सो भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और इसे अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सफलतापूर्वक लागू किया है. उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए. ये बात यहां पर पूछी गई है कि कैसे भारत ने लंबी छलांग लगाई. तो सबसे पहले आपको आउटलाइन देनी है कि भाई इंडियन स्पेस प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, हम्बल स्टार्ट वगैरह के बारे में बताएंगे. देन राइट द अचीवमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम अलॉन्ग विद इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या हमने इंपैक्ट प्ले किया है, और फिर समराइज कर देंगे. सो यहां पर देखिए वहीं से शुरुआत हो. सिंस इंसेप्शन, शुरुआत से ही, द इंडियन स्पेस प्रोग्राम हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड वेल. हमारे जो लीडर्स थे स्पेस प्रोग्राम के, डॉक्टर विक्रम साराभाई,
उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस के फादर कहते हैं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बाय द प्रोफेसर सतीश धवन, ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हैं, देख लेना। So orchestrated well and has made great stride in 3 distinct elements such as satellites for communication and remote sensing, the space transportation system application program, natural resource, see disaster management, natural resource को कैसे find करना है। तो मैं जो वो लैंड मैपिंग, साइक्लोन एक्सेट्रा, वो तो हो गया मेट्रोलॉजी से संबंधित। डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हमने ऐसी ऐसी सैटेलाइट भेजी है, सो हमने एक लंबी छलांग तो लगाई है, नो डाउट। एंड नाउ वी आर रेडी फॉर सेंडिंग ह्यूमन इन स्पेस। तो ये भी आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। मेजर अचीवमेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। आपको याद आ रहा होगा कि जीसैट से पहले इनसैट सैटेलाइट हुआ करती थी, और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो ये 2 सैटेलाइट हुआ करती थी। रिमोट सेंसिंग जिससे हम लोग लैंड मैपिंग एटसेट्रा किया करते थे। इनसैट कम्युनिकेशन थी, आज की तारीख में जीसैट बन गई, भारी भरकम सैटेलाइट होती है। और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। तो ये हम लोग किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं है इसके लिए, वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, और हम अपने डेटा को यूज करते हैं। हमारे पास अपने रिमोट सेंसिंग सेंटर्स हैं, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हमारे पास अपने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में लोकेटेड है। हम लोग अपने खुद के स्पेस में मिशन को अपने ही धरातल से, लैंड से छोड़ते हैं, अपने सैटेलाइट खुद बनाते हैं। लिक्विड प्रोपल्शन फैसिलिटी हो, क्रायोजेनिक इंजन हो या सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल हो, सब कुछ हम खुद बना रहे हैं। स्पेस एप्लीकेशन प्रोग्राम अहमदाबाद में लोकेटेड है। सो नेविगेशन में हमने नाविक बना ही लिया है, मेकिंग इंडिया ओनली द 6th कंट्री टू हैव फुली फंक्शनल जीपीएस गाइडेंस सिस्टम। तो यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोप और जापान और भारत। तो नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, IRNSS की फुल फॉर्म है, दोनों एक ही है एक्चुअल में। 7 सैटेलाइट भेजी है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नाउ लॉन्च व्हीकल, फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, हमने सबसे पहले SLV भेजा था 1979 में अंडर द गाइडेंस ऑफ APJ अब्दुल कलाम सर। सब कुछ पढ़ाया है मैंने ये थ्योरी में, आप देख लीजिए द्रोण सीरीज के सभी लेक्चर्स। इन 1979 एंड रिसेंटली लॉन्च LVM-3, जो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन रेटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल। और चंद्रयान भेजा हमने, चंद्रयान पर 3 मिशन भेज चुके हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी चंद्रयान। ऐसा भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। मंगल पर पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला भारत पहला देश था, पहले ही प्रयास में, राइट। सो इन दिस वे you can see here, so Chandrayaan-3 spacecraft, India has established itself a space technology sector। तो हमने लॉन्च व्हीकल के मामले में, अन्य देशों की सैटेलाइट भेजने के मामले में अपनी एक पोजीशन स्थापित की है। स्पेस मिशन, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इनिशिएटिव, गगनयान प्रोग्राम। इट विल एस्टैब्लिश अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एकेडमिया, इंडस्ट्री, नेशनल एजेंसीज एंड अदर साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर स्पेस मिशन जो है, ये सभी मिशन, गगनयान प्रोग्राम, इट विल एस्टैब्लिश ए ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेटिंग बिटवीन इसरो, एकेडमिया, इंडस्ट्री, नेशनल एजेंसी एंड साइंटिफिक रिसर्च एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इस प्रकार से मिशन भेजे हैं बहुत से। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे मदद मिली कि भाई मनरेगा, भुवन जियो पोर्टल, आपको याद होगा जैसे गूगल अर्थ है वैसे भुवन, हमने पूरे पृथ्वी का मैपिंग कर रखा है। इसरो की मदद से जियो टैगिंग संभव है। 3.68 करोड़ ऑफ एसेट्स क्रिएटेड बाय मनरेगा। तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं वो भी इनकी मदद से हो रहे हैं। सो फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम देयर इज अ नीड ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट डेटा। वो लगातार सैटेलाइट डेटा का हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। इरिगेशन प्रोग्राम में हम लोग जो कार्टोसैट 1A, 1B, D, 4D, मतलब बहुत सारी सैटेलाइट है, 3D सैटेलाइट, हमने कार्टोसैट बहुत सी भेजी, भारी भरकम सैटेलाइट होती है। कार्टोसैट का मतलब जो धरातल का अध्ययन करे। सैटेलाइट डेटा वाज एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो हैदराबाद में फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ 100 इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इससे PM कृषि सिंचाई योजना, हम देखिए जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा
अपने आप में स्कीम है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कृषि सिंचाई योजना में, अर्बन डेवलपमेंट में हम लोग अमृत स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, इंप्रूव अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, नाविक का मदद ले रहे हैं हम लोग। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की भाई पीरियोडिक मैपिंग, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ पर मिनरल्स है, लैंडस्केप, लैंड यूटिलाइजिंग, लैंड डिग्रेडेशन, वेस्टलैंड डेटाबेस, कहाँ पर वेस्टलैंड है, कहाँ पर कितना परसेंटेज कैनोपी है, कैनोपी कवर मतलब कि जो प्लांट्स कितने हैं। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। और स्पेस डिप्लोमेसी, इस सब के अलावा भारत दुनिया भर के देशों को भी मदद कर रहा है। हमारा जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब जो सार्क देश हैं, उनको भी भारत मदद कर रहा है। सो स्पेस टेक्नोलॉजी बीइंग हाईली कॉम्प्लेक्स गिव एनी नेशन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो स्पेस टेक्नोलॉजी एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देती है, स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, सॉफ्ट पावर बढ़ाती है, और देश के लोगों का भी अपना जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल है वो बढ़ रहा है कम्युनिकेशन की मदद से। इकोनॉमिकली जो गोल्स हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर के, वो सब स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे हो रहे। तो आप कैसे बताएंगे आंसर में कि भाई इसरो ऑल्सो एस्टेब्लिश इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग सेंटर वहां पर म्यांमार को भी मदद कर रहे हैं, ताकि स्पेस डिप्लोमेसी में हम दूसरे देशों को भी अपने साथ में ले सकें। सो इसरो हैड अंडरटेकन सेवरल प्रोजेक्ट दैट फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब हमारे इसरो के पास ये टारगेट्स रहते हैं हमेशा गवर्नमेंट साइड से भी, और इसरो खुद भी इनिशिएटिव लेता है कि हम ह्यूमैनिटीज को डेवलपमेंट में, भारत की ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, थ्रू सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। इंडियाज स्पेस प्रोग्राम इज यूनिक फॉर इट्स ओरिएंटेशन टू सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, समथिंग विच में डेवलपिंग कंट्रीज कुड गेनफुली एम्यूलेट। तो इस तरह से भारत एक ऐसा देश है जो डेवलपिंग नेशन है, लेकिन हमने इसको स्पेस की टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूटिलाइज किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप हिंदी में अपने आंसर को पॉइंट वाइज देंगे हमेशा, कि भाई शुरुआत करेंगे प्रारंभ से ही। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अच्छी तरह से व्यवस्थित रहा है और इसमें 3 अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। संचार और सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम, और प्राकृतिक संसाधन और आपदा प्रबंधन, ये वो ऐसे रीजन है जहां पर हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। उपग्रह प्रौद्योगिकी के मामले में हमने उपग्रह के लिए तो आईसैक नाम का जो संस्थान है ना, इसरो सैटेलाइट सेंटर, उसकी मदद से हमने इनसैट, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह, प्राकृतिक संसाधनों और आपदा प्रबंधन सहायता की निगरानी और प्रबंध के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, तो ये हमने उपग्रह बनाए। अब ये जो लेक्चर चल रहा है ना आपका, जो हम लोग लेक्चर देख रहे हैं, बेसिकली आप लोग एक बार पॉज जरूर कर लेना। यहां से आप एक वे देख सकते हैं, एक तरीका देख सकते हैं कि आप कैसे शब्दों को लिखेंगे, क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए, एंड आंसर शुड बी टू बी पॉइंट। हमेशा जितना आवश्यक है उतना आंसर देना है। नेविगेशन में हमारा नाविक मदद कर रहा है, भारत छठा देश बन गया। प्रक्षेपण यान 1979 में, उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 से पहले प्रायोगिक प्रक्षेपण के लिए हाल ही में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में ले जाया गया। LVM 3 प्रक्षेपण किया हमने, है ना, रॉकेट के माध्यम से। भारत ने खुद को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित किया है। वी एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्फ इन प्लेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। सो अंतरिक्ष मिशन, कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष उड़ान प्रथम गगनयान कार्यक्रम को मंजूरी दे दी, वो इस साल भेजा जाएगा। इसरो शिक्षाविद, उद्योग, राष्ट्रीय एजेंसी और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों के बीच में सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करेगा। तो ये एक कॉपरेट करने के मामले में भी आप देखेंगे कि दुनिया भर के देशों से हम कॉपरेट कर पाएंगे। तो अब सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे मदद करा, वही मैंने बताया जो आपको। ग्रामीण विकास में हमने मनरेगा की मदद से मूल्यांकन किया पूरे लैंड का, जियो टैगिंग की, कहां कहां पर काम हो सकता है और लोगों को काम मिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने अपने इस प्रकार के परिसंपत्तियों को जियो टैगिंग करवाया। सिंचाई परियोजना में मदद मिली है, फसल प्रणाली में मदद मिली है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से। एनवायरमेंट के सेक्टर में हमको मदद मिली है कि भाई कितना प्रतिशत फॉरेस्ट कवर है। IFSR रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, उसके लिए हम लोग सैटेलाइट डेटा को ही यूज करते हैं, भारतीय सैटेलाइट डेटा है। हम लोग इवन विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार,
ये जो निसार नाम का उपग्रह है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर उपग्रह माना जा रहा है भविष्य के लिए, जो हम लोग 2025-26 में भेज देंगे। तो हम लोग दुनिया भर के देशों के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, है ना। फसल प्रणाली कि भाई हम लोग फसल प्रणाली के लिए मैपिंग तैयार कर रहे हैं। शहरी विकास में अमृत योजना में उच्च रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग किया है, जिसका उपयोग लोगों को, विशेषकर गरीबों की जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, शहर को प्रॉपरली कैसे डेवलप किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। अदरवाइज हम लोग जो प्लानिंग करेंगे वो कैसे करेंगे? विदाउट रिमोट सेंसिंग, विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट फास्ट एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ वी कैन प्लान? हम लोग प्लान भी नहीं कर सकते, राइट। सो शहरी विकास में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में प्राकृतिक संसाधन जैसे परिदृश्य परिवर्तन, भूमि उपयोग, भूमि शरण और बंजर भूमि डेटाबेस की आवधिक मानचित्रण और निगरानी से ग्रामीण विकास की कई परियोजनाओं में सुविधा होगी। अंतरिक्ष कूटनीति, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अत्यधिक जटिल होने के कारण किसी भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का दर्जा देती है। देखिए एक्चुअल में पूरा जैसे अफ्रीका है, पूरे अफ्रीका में बहुत प्रॉपरली किसी के पास स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं, भारत उनकी मदद कर रहा है, 7 देशों की मदद कर रहा है। इससे भारत की अपनी जो भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनकी तो इमेज बढ़ती ही है, साथ ही साथ में जो डायस्पोरा, जो बाहर भारत के लोग रह रहे हैं, उनकी भी इमेज बढ़ती है ना। तो देख सकते हैं आप किसी भी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का दर्जा देती है, अपनी सॉफ्ट पावर प्रदर्शन करती है, जिसे भारत ने 7 देशों में अपने क्षेत्रीय स्थिति प्रणाली नाविक का उपयोग करके अनुमति दी है। इसरो ने रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन के लिए भारत म्यांमार मैत्री केंद्र भी स्थापित किया है। इसरो ने कई परियोजनाएं शुरुआत की, जो परिष्कृत उपग्रह आधारित संरचना, देखो परिष्कृत का मतलब रिफाइंड, उपग्रह आधारित संचार के माध्यम से मानवता के विकास पर एक केंद्रित थे भारत के जो भी परियोजनाएं रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है कि विच टाइप ऑफ सैटेलाइट वी नीड टू सेंड फॉर ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। सो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के प्रति अपने उन्मुखीकरण के लिए अद्वितीय है। उन्मुखीकरण मतलब जिस तरह से भारत ने ग्रोथ की है, एम्यूलेट, जिसका कई विकासशील देश लाभकारी रूप से अनुकरण कर रहे हैं। दे आर एम्यूलेटिंग अस, दे आर कॉपिंग अस, इमिटेटिंग अस। सो इस तरह से आप कंक्लूजन दे सकते हैं, राइट। तो अभी हमने केवल 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी 2 मोर क्वेश्चन वी विल डिस्कस। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा लेक्चर, ताकि मैं आपके इनपुट्स जान पाऊं। और यदि कोई भी डाउट है आप कमेंट में जरूर पूछना। ये रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, तो आप मुझसे कैसे बात कर पाएंगे, संवाद कर पाएंगे, तो उसका बेस्ट माध्यम है कि आप कमेंट करके पूछिए और बताइए कि कैसा लगा लेक्चर। आपको कुछ मदद चाहिए, आपका कुछ सजेशन है, यू कैन गिव इन दैट। अच्छा, डेडिकेटेड इसी तरह से जैसे ये लेक्चर चल रहा है, अभी 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग गाइस। ये वो बैच है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, जिसमें ऐसे ही जो क्वेश्चन मॉडल आंसर देख रहे हैं, ऐसे ही आपको पहले टॉपिक पढ़ाया जाता है, मेंस के क्वेश्चन आंसर्स इसी तरह से मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड भी किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, और साथ ही साथ में प्रीलिम्स के भी रिलेटेड टॉपिक से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, और एक पूरा मॉक टेस्ट पेपर भी आपके लिए होता है। तो अपने आप में ये वो बैच है, कंप्लीट बैच है, आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और इस बैच में एनरोल करने के लिए आप हमेशा याद रखना कि आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस मिल जाएगी। आप लोग RG लाइव ये कूपन कोड अप्लाई करना, तो आपको लगभग 2999 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बैच आपको इस प्राइस पे मिल जाएगा। आप लोग जैसे ही इस बैच में एनरोल कर लें, यहां पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग रुद्रा एजुकेशन हब पर मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप प्राप्त कर सकते हैं, और आपको डेडिकेटेड एक मेंटोर भी असाइन होगा, आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, राइट। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, आज का एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बैच अभी 22 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है गाइस, बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुआ है, राइट। और ये वो बैच है, डिटेल्ड तरीके से आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, हरियाणा सिविल सर्विसेज के कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड तरीके से, प्री मेंस इंटरव्यू एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बैच। तो आप लोगों को बता दिया है सब कुछ मैंने कि RG लाइव कूपन कोड अप्लाई कर लेना। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल स्पेस ऑफर्स अस कन्वीनियंस, स्पेस हमें सुविधा देता है, देयर आर फियर ऑफ इट गेटिंग इंक्रीजिंगली मिलिटराइज्ड। अब आपने देखा होगा कि अमेरिका ने शुरुआत कर दी है, अमेरिका ने अपनी 6th कमांड भी बना ली है और वो स्पेस कमांड है। और स्पेस तो बहुत खतरनाक जगह है। कैसे? जैसे सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं, यदि स्पेस में बहुत दूर सैटेलाइट घूम रहा है और वहां पर यदि कोई मिसाइल हो, मिसाइल को भी डॉक कर दिया जाए और वहां से मिसाइल को गिराया जाए तो उसको तो ट्रेस भी नहीं किया जा पाएगा। उसको तो इतना आसान, उसके लिए नई टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेगी। जैसे कोई मिसाइल है, वो ट्रेजेक्टरी पाथ को ऐसे फॉलो करके स्ट्राइक करती है तो उसे तो आसानी से ट्रैक किया जा सकता, बट उसे कैसे ट्रैक किया जाएगा जो सीधा स्पेस कमांड बना लेने के बाद। एक्चुअल में रशिया और वेनेजुएला ने एक समझौता किया था, मतलब कि हम कभी भी पहले स्पेस कमांड नहीं बनाए। अब एक देश ने चूंकि कदम ताल कर दी है तो दूसरे देश, एक देश ने कदम आगे बढ़ा है तो दूसरे देश भी उसके साथ कदम ताल करने से पीछे नहीं हटेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भारत को भी स्पेस कमांड पर काम करना होगा और सब देश करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार फिर पृथ्वी पर मानव के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मिलिटराइज का मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताया कि एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है, करंट सिनेरियो क्या है। सो व्हाइल स्पेस ऑफर्स अस कन्वीनियंस, देयर आर फियर ऑफ इट गेटिंग इंक्रीजिंगली मिलिटराइज्ड। इन लाइट ऑफ स्टेटमेंट डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ द स्पेस डिप्लोमेसी। तो हमें इस कथन के आलोक में अंतरिक्ष कूटनीति के महत्व और चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत चर्चा में चल रहा है, स्पेस कमांड जैसे अमेरिका ने बनाया और ये रिसेंट में भी इन्हीं एक साल के अंदर अंदर ये सब डेवलपमेंट हुआ है। सो बिगिन योर आंसर विद ब्रीफ कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेस डिप्लोमेसी। स्पेस डिप्लोमेसी क्या होती है, राइट द इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ स्पेस डिप्लोमेसी। तो यहां पर देखिए आप, स्पेस ऑफर्स अस मेनी कन्वीनियंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन, और हो भी रहा है। अभी हमने पिछले सेगमेंट में बात भी किया कि कैसे रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से हम लोग स्पेस का बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं फॉर एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। हिंदी में भी बताऊंगा गाइस, हिंदी में भी आंसर है नीचे। हाउएवर मेनी कंट्रीज एंड एक्टर्स सीक्स टू यूज इट देयर मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक पर्पस, जैसे अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया, विच रेज द फियर ऑफ स्पेस गेटिंग इंक्रीजिंगली मिलिटराइज्ड एंड वेपनाइज्ड। तो ये ऐसा हो रहा, बस आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई ऐसा ऐसा देश कर रहे हैं, सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है स्पेस डिप्लोमेसी की, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो लगभग आपको 100 वर्ड्स में और 120-130 वर्ड्स में आंसर देने। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन 20 आते हैं और साइंस से 2 या 3 प्रश्न आपको जीएस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट and an arms race in outer space by establishing norms and rules to discourage and deployment of space-based weapon and technology। यदि हमें कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना है, रोकना है कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, तो पहले तो इस आर्म्स रेस को बंद करना होगा, स्पेशली फॉर स्पेस, क्योंकि बाकी जगह तो आर्म्स रेस चल ही रही है, जो हथियारों की जो होड़ है, इवन न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल रही है। So prevent conflict and arms race in outer space by establishing norms। तो वहां पर कुछ रूल्स थे, सब कुछ था, लेकिन रूल्स टू डिस्करेज डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेस बेस्ड वेपन एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो, फॉस्टर कॉपरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड रिसोर्स पूलिंग एंड अमंग द नेशन टू अचीव कॉमन गोल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो एक्चुअल में स्पेस डिप्लोमेसी का क्या क्या उद्देश्य है कि कॉन्फ्लिक्ट बचाया जा सके, इंटरनेशनल कॉपरेशन रहे ताकि स्पेस को ह्यूमैनिटी के लिए एक्सप्लोर किया जाए, ना कि वेपनाइज और मिलिटराइज किया जाए। सेफ गार्डिंग स्पेस एसेट, सेफ गार्ड स्पेस बेस्ड एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम पोटेंशियल अटैक। तो हमें सेफ गार्ड करना होगा स्पेस के एसेट्स को। एड्रेसिंग स्पेस डेब्री, हमें फोकस करना चाहिए कि स्पेस में इतना ज्यादा मलबा है उसको कंट्रोल किया जाए, बजाय कि हम वेपनाइज कर रहे हैं और स्पेस डेब्री पर कोई फोकस नहीं कर रहा। लेटर देयर विल बी कैस्लर सिंड्रोम, और ये जो मटेरियल है वो एक ना एक दिन पृथ्वी पर आ गिरेंगे, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक है। वी शुड फोकस ऑन दैट कि कैसे हम स्पेस डेब्री को मेंटेन कर सकते। तो स्पेस डिप्लोमेसी में
सेफगार्डिंग स्पेस एसेट की जो स्पेस एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पोटेंशियली अटैक हो सकते हैं। अच्छा, क्या भारत ने ऐसा नहीं किया? इंडिया हैज ऑल्सो डन वन प्रोजेक्ट इन सच अ वे। उसके पीछे भारत अपनी सिक्योरिटी का हवाला देता है, हम लोग अपनी सिक्योरिटी का ही हवाला देंगे ऑब्वियसली, कि भाई भविष्य में कोई देश हमारे ऊपर निगरानी रख रहा है। वी हैव प्रूव्ड दैट वी कैन किल ए फ्लाइंग सैटेलाइट जो कि 27-28 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। वी कैन किल दैट सैटेलाइट विद आर पृथ्वी मिसाइल, दैट इज कॉल्ड एसैट, एंटी सैटेलाइट मिशन शक्ति प्रोग्राम। और उसको हमने टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया। किसको? हमारी ही एक जो रिटायर्ड सैटेलाइट थी। एंड वी प्रूव द वर्ल्ड दैट इफ यू ट्राई टू मॉनिटर अस वी विल किल योर सैटेलाइट बिकॉज इट इज आर स्पेस, जो हमारा स्पेस है, राइट, उसमें कोई और देश हमारे पर निगरानी रखेगा तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हमने प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया। तो इस तरह से क्या है कि कल को और भी देशों ने, चाइना ने भी ऐसा किया हुआ है, अमेरिका ने, रशिया ने भी किया हुआ है। एड्रेसिंग स्पेस डेब्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, एड्रेस एन इशू ऑफ स्पेस डेब्री रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेस एक्टिविटी बाय ensuring responsible practices and debris mitigation measures are implemented by all space-faring nation। हम लोग सभी देश काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इस प्रकार का एक प्रोग्राम चल रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक कंपनी है एयरबस, जो दुनिया की सबसे बड़ा प्लेन्स को भी बनाती है, वो भी इस दिशा में काम कर रही है ना। एयरबस काम कर रही है, जापान में काम हो रहा है, रिमूव डेब्री मिशन चल रहा है। सो प्रोमोटिंग सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन to promote sustainable and environmentally responsible space exploration by considering impact of space activities on all global environment। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्पेस कमांड बन रहा है उस पर, बल्कि हमें स्पेस डिप्लोमेसी का मतलब स्पेस डेब्री को रिमूव करने के भी जो मेथडोलॉजी, मिटिगेशन कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए उनको, प्रोमोट सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन ताकि उसका इंपैक्ट गुड एंड हेल्दी ग्लोबल एनवायरनमेंट पर रहे। तो ये तो हो गई स्पेस डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्या क्या चैलेंजेस हैं इन स्पेस डिप्लोमेसी? बिकॉज दुनिया भर में कोई एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिसे माना जाए, कोई ट्रैटी हो, है ना। आउटर स्पेस ट्रैटी है, नो डाउट, आउटर स्पेस ट्रैटी का आपने नाम सुना होगा कि भाई स्पेस को या कोई सेलेस्टियल बॉडी है उसको हम केवल मानव के हित के लिए यूज करेंगे। लेकिन एक समय के बाद में जो विकसित राष्ट्र हैं वो खुद यहां पर उन क्लॉज में लूप होल्स निकालना स्टार्ट करते और वो मध्यम मार्ग, मतलब एक ऐसा मार्ग निकालते कि भाई वो मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे आने वाले समय में चाइना भी ऐसा ही करेगा। सो नो क्लियर एंड कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस एक्टर्स इन स्पेस। कोई क्लियर कट नहीं है चीजें। ओनली अ फ्यू कंट्रीज हैव स्पेस टेक्नोलॉजी विच मेक अदर अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड नेशन। भाई ये भी चाहते हैं कि सभी देश हम पर डिपेंडेंट रहे। भारत जरूर मदद करता है दूसरे देशों की। स्पेस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस विच रेज सिक्योरिटी कंसर्न पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टेट। तो यहाँ पर सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी होता है, दुनिया के दूसरे देशों पर नज़र भी रखी जाती है। और हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से मिसाइल्स को भी वहीं से हमने डेवलप किया है बनाना, जब हमने लॉन्च व्हीकल बनाया। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो भी हम यूज़ करेंगे भविष्य में फॉर डिफेंस। आने वाले समय में हम लोग जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो स्पेस में इसरो ने टेस्ट किया, फिर डीआरडीओ कर रहा है। सो स्पेस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस। हम लोग निगरानी रख सकते हैं और स्पेस कमांड बन सकती है। दिस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो यहाँ पर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। दिस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सैटेलाइट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्री एंड कंजेशन दैट पोज अ थ्रेट टू सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्पेस एक्टिविटी। जब भी हमें अपना मिशन भेजना है आकाश और स्पेस में सैटेलाइट्स घूम रही है, तो क्या ये इस प्रकार से स्ट्राइक कर जाएगा तो सिमिलर टाइप ऑफ केस नहीं हो जाएगा? जैसे एक हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट उड़ रहा है या एक सिविलियन प्लेन उड़ रहा है और एक बर्ड आ गया, तो जिस प्रकार से वो तबाह हो जाता है, वैसे हम लोग लॉन्च व्हीकल की मदद से स्पेस में प्रोग्राम मिशन भेज रहे हैं। कोई सैटेलाइट टकरा गई, पूरा प्लेन पूरा लॉन्च व्हीकल क्रैश हो जाएगा।
तो हमें एक्चुअल में ये जो स्पेस डेब्री और कंजेशन है दैट पोज अ थ्रेट टू द सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्पेस एक्टिविटी. द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन इन स्पेस क्रिएट्स न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी दैट रिक्वायर्स फोरसाइट एंड एंटिसिपेशन. तो यहां पर हमें पहले से प्रेडिक्ट करना होगा, एंटिसिपेट करना होगा, फोरसाइट करना होगा कि रैपिड डेवलपमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्पेस क्रिएट न्यू चैलेंजेस और न्यू अपॉर्चुनिटी, बोथ आर देयर. भाई टेक्नोलॉजी एंड साइंस का क्या है, ये ह्यूमंस के एक आशीर्वाद के तौर पे भी काम करते. दे यूज्ड टू वर्क फॉर बून, गिविंग द बून टू ह्यूमन सोसाइटी. दे आर ऑल्सो कर्स टू अस, वो हमारे लिए शाप या अभिशाप भी है. सो स्पेस डिप्लोमेसी इज ए वाइटल एंड चैलेंजिंग टास्क. तो स्पेस डिप्लोमेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टास्क है दैट रिक्वायर्स constant dialogue and cooperation among all the stakeholders in space sector. It is essential to ensure that space remain a peaceful and prosperous domain for humanity benefit. हमेशा ये फोकस एरिया ये होना चाहिए कि it should be peaceful and prosperous domain for humanity benefit. Is it clear to you guys? So इस तरह से आप अपने आंसर को दे सकते हैं. बहुत अच्छा कंक्लूजन है. आप कंक्लूजन को लिखना सीखिए, यहां से 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट कीजिए. क्वेश्चन को देखिए पहले, मॉडल आंसर में आप इंट्रोडक्शन को देखिए, बॉडी में टू बी पॉइंट आंसर कैसे देते हैं, और फिर कंक्लूजन 3-3, 4-4 बार जब देखेंगे और क्वेश्चन से देखेंगे कि भाई कैसा आंसर दिया है. तो इस तरह से आप इतने क्लोज आंसर लिखने की कोशिश कीजिए. डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट एंड अपर हैंड देन अदर एस्पिरेंट्स. आप दूसरे एस्पिरेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे. यस और नो? प्लीज डू टेल मी इन कॉमेंट. तो आप लोग इन चीजों पर ध्यान रखिए, फोकस रखिए कि क्या फ्लो होना चाहिए. गॉट माय पॉइंट गाइस? चलिए अब अगले और लास्ट प्रश्न पे आ रहे हैं हम लोग. सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टेटस पे लाइक और शेयर जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. और यहां पर मेरे इसी लेवल के लेक्चर्स आते रहते हैं, आप लोग लगातार देखते रहिए इन लेक्चर्स को. अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है गाइस. सी व्हाट इज द क्वेश्चन है. एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस वेंचर्स. प्राइवेट सेक्टर का भारतीय अंतरिक्ष उद्योग पर निजी क्षेत्र. लेकिन एक बार हिंदी में देखना बाकी रह गया है, आप लोग एक बार हिंदी में भी देख लीजिए. एक बार थोड़ा सा पॉज कर ले, तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया आपको, बट हाँ कि भाई कैसे अंतरिक्ष हमें अन्वेषण, खोज, विकास के लिए कई सुविधाएं, अवसर प्रदान करता है. ये पिछले लेक्चर की बात, पिछला जो क्वेश्चन उस पर हिंदी में मैं भूल गया था डिस्कस करना. हालांकि कई देश, संस्थाएं इसका उपयोग अपने सैन्य और रणनीतिक उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अमेरिका एंड देन अब रशिया और वेनेजुएला. ये देश जो ट्रेटी थी वो ब्लॉक ब्रीच करेंगे अब उनकी जो ट्रेटी है, क्योंकि रशिया और वेनेजुएला ने बोला था कि यदि एक भी देश स्पेस में अपनी कमांड बनाएगा देन वी विल आल्सो क्रिएट आवर ओन. सो इस तरह से कई देश और संस्थाएं इसका उपयोग अपने सैन्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं, जिससे अंतरिक्ष का तेजी से सैन्यीकरण होने की आकांक्षा बढ़ गई है. अब अंतरिक्ष कूटनीति का क्या उपयोग है कि सबसे पहले तो संघर्ष की रोकथाम रहे, ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो स्पेस में कि भाई कमांड बन रही है तो वहां पर भी एक और नया युद्ध क्षेत्र का मोर्चा खुल जाएगा. इसके लिए अंतरिक्ष सहयोग की आवश्यकता है. सभी देश एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए. अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा हो. आप एक बार पॉज करके देख लेना इस कंटेंट को. अंतरिक्ष मलबे संबंधी समस्या का समाधान हो. यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी नीड ऑफ आर है, ये आज की आवश्यकता है. सतत अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा मिले कि सस्टेन स्पेस रिसर्च को हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए. अंतरिक्ष कूटनीति से संबंधित चुनौतियां क्या है कि अंतरिक्ष की विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों और जिम्मेदारियों के लिए विनियमित करने के लिए कोई स्पष्ट और व्यापक कानूनी ढांचा नहीं है. केवल कुछ ही देश के पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, भारत जैसे, और कुछ 5-7-10 देश. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी न होने के कारण ही अन्य पिछड़े और विकासशील देश विकसित देशों पर निर्भर होते हैं. तो हम लोग, अच्छा, भारत की जो स्पेस डिप्लोमेसी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे. हम दुनिया भर के देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं. सार्क देशों को, है ना, सार्क के लिए तो डेडिकेटेड सैटेलाइट भेजी, बस पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं, राइट. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग असैन्य और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जो राष्ट्र के बीच में सुरक्षा चिंताओं और संभावित संघर्ष में
वृद्धि करता है ना। तो सैन्य और असैन्य दोनों प्रकार की चीजें हैं, आने वाले समय में सैन्य चीजें भी देखने को मिलेंगी। कक्षा में उपग्रह और अन्य पदार्थों की बढ़ती संख्या, अंतरिक्ष मलबे और जो भीड़ भाड़ है ऊपर स्पेस में, वो समस्या उत्पन्न होती है जो गतिविधियों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती है। अंतरिक्ष गतिविधियों की सुरक्षा, वो मैंने आपको बताया कैसे सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी तो वो भी एक प्लेन की तरह क्रैश हो सकता है। सो अंतरिक्ष में नई प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोग की तेजी से विकास नई चुनौतियों और अवसर उत्पन्न करता है। तो नई चुनौतियां नए अवसर उत्पन्न करता है जिसके लिए दूरदर्शिता और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष कूटनीति एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी हितधारक जो स्टेक होल्डर्स हैं के बीच निरंतर संवाद, क्योंकि कम्युनिकेशन इज इसेंशियल, सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अंतरिक्ष मानवता के लाभ के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र बना रहे, ये आवश्यकता है। दिस इज द नीड ऑफ आवर। तो इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि एयरबस, आप पता है एयरबस एक प्राइवेट प्लेयर है, यूरोप को बहुत मदद करती है। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ऐसे जापान की एजेंसीज भी हैं। भारत में भी तो प्राइवेट प्लेयर्स होने चाहिए ना ऐसे, और भारत में इस प्रकार के प्राइवेट प्लेयर को, यहां पर जो प्राइवेट वेंचर्स की बात की है, एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस वेंचर एंड जस्टिफाई द अर्जेंट नीड फॉर इंडिया to adopt a novel approach in its space activities supported by a relevant example। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग पर निजी क्षेत्र के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। निजी क्षेत्र, तो अभी धीरे धीरे आपने सुना होगा भारत में स्काईरूट नाम की एक कंपनी आई है जो हैदराबाद की, उसने अपना पहला विक्रांत नाम का लॉन्च व्हीकल बनाया। और ये जो विक्रांत नाम का जो लॉन्च व्हीकल है ना, ये बेसिकली 3D प्रिंटिंग से बनाया है। 3D प्रिंटिंग का मतलब है कि मानव असेंबलिंग नहीं कर रहा है, पूरा जो इसका डिजाइन है वो कंप्यूटर में एंटर किया और अपने आप, जैसे बिल्डिंग बनती है ना आजकल 3D प्रिंटिंग से दुबई वगैरह में, तो 3D प्रिंटिंग से कंप्यूटर से कमांड दी और एक डिजाइन 3D मॉडल तैयार हुआ। तो इसी तरह से भारत अपनी एक डेडिकेटेड स्पेस एजेंसी भी बनाई जिसका नाम है इन स्पेस। ये जो इन स्पेस है ये प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से सपोर्ट प्रदान कर रही है कि भारत में भी स्पेस के लिए इकोसिस्टम डेवलप हो जाए, राइट। सो सपोर्टेड बाय द रेलेवेंट एग्जांपल। यहां पर आप देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग पर निजी क्षेत्र के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे द क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू फर्स्ट राइट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है स्पेस वेंचर में, एंड देन ऑल्सो प्रोवाइड सम प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इंडिया नीड टू अडॉप्ट स्पेस एक्टिविटी, कि हम लोग कैसे स्पेस एक्टिविटी में प्राइवेट प्लेयर को, तो ये इस तरह से आप आंसर दे पाएंगे, डिमांड को पूरा कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले ब्रीफ कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस वेंचर एंड ऑल्सो नीड ऑफ नोवेल अप्रोच, की ये क्यों आवश्यक है भारत की स्पेस एक्टिविटी में, फिर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने कंक्लूजन को लिखिए। So despite being one among a few space-faring nation, भारत दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों में से जिनके पास अच्छी खासी स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2% ऑफ स्पेस इकोनॉमी। आप सोचिए स्पेस एक्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अमेजोन काम कर रहा है, रिचर्ड ब्रैंसन जो वर्जिन गैलेक्टिक्स के ओनर है वो स्पेस में काम कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद दुनिया का केवल 2% है भारत स्पेस में, जबकि अच्छा खासा नाम। तो इसके पीछे कारण यही है कि भाई हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कम है, अभी भारत सरकार उस पर उतना निवेश कर नहीं रही, जबकि करना चाहिए। सो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्पेस वेंचर, प्राइवेट कंपनीज का नाम मैंने बताया आपको भी। प्राइवेट कंपनी का ना एक स्पेशलिटी होता है कि वो कम समय में पूरे टास्क को कंप्लीट करता है, टारगेट को कम समय में कंप्लीट करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से, सस्ते लेकिन अच्छे क्वालिटी के। तो प्राइवेट कंपनीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू इनोवेट एंड रिड्यूस कॉस्ट, हमेशा कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देती हैं वो, मेकिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो ये प्राइवेट कंपनीज यदि इसरो के साथ में काम करेंगी तो, और भारत में इस तरह का इकोसिस्टम बनाना होगा। अब इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जीरो से इन स्पेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन भारत ला चुका है। प्राइवेट स्पेस कंपनीज आर यूनिक फ्रॉम
गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी इन अ वे दैट दे एक्सपीरियंस यूनिक सेट ऑफ मार्केट प्रेशर। अच्छा, गवर्नमेंट एजेंसीज में आपने देखा होगा कि अभी गगनयान मिशन कहां 2022 में भेजा जाना था, 2025 हो गया। नो डाउट कोविड-19 आ गया था, 2024 तक भेजा जाना चाहिए था। तो ये जो डिले है ना, ये गवर्नमेंट सेक्टर में देख लेते हैं रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। प्राइवेट प्लेयर्स अपने डेडलाइन के पक्के होते हैं, ठीक है। सो प्राइवेट स्पेस कंपनीज आर यूनिक फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी इन अ वे दे एक्सपीरियंस यूनिक सेट ऑफ मार्केट प्रेशर that influence their decision making process. Private space exploration could reap increased access of resources. तो वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे रिसोर्सेज का फायदा उठाया जाए। अदर बेनिफिट दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व वेरी प्रॉब्लम ऑन अर्थ एंड क्राइसिस ऑफ द कैपिटलिज्म आइडेंटिफाई। तो कैपिटलिज्म होती है ना, प्राइवेट प्लेयर मतलब कैपिटलिज्म, तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस वेंचर, स्पेस टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव and need heavy investment. This kind of lucrative power is available only with the selected rich corporates. तो हर कोई एजेंसीज नहीं आ सकती है, कदम नहीं रख सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, and thus it can lead to monopolization of this sector. ऐसा होता भी है, अमेरिका में भी ऐसे ही मोनोपोलाइजेशन है, देख लो SpaceX का. The growth of the private space companies in recent year has been closely intervened with capitalism, और पूरी तरह से पूंजीवाद पर चला गया, और कंपनीज हैव लार्जली फोकस ऑन मोर. और एक और बात ये कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इनका एजेंडा नहीं होता है प्राइवेट प्लेयर्स का. उनका क्या एजेंडा होता है? टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट, अधिक से अधिक बेनिफिट या लाभ कमाया जाए, ये इनका फोकस होता है. सो कंपनीज हैव लार्जली फोकस्ड ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट सच एज स्पेस ट्रैवल एंड बिजनेस ऑफ स्पेस, उन पर इनका फोकस है. तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया, राइट. नीड फॉर इंडिया टू अडॉप्ट नोवेल अप्रोच इन इट्स स्पेस एक्टिविटी. कंट्री नीड टू इंक्रीज ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस. मैंने आपको नाम बता दिया, इन स्पेस सर्च कर लेने. एक एजेंसी जैसे अंतरिक्ष काम कर रही है, जैसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड काम कर रही है. बस ये प्राइवेट प्लेयर के इकोसिस्टम को भारत में डेवलप किया जाए, इसरो उनकी मदद करेगा. प्राइवेट प्लेयर की पैसा लोगों का, मतलब जो बड़े कॉर्पोरेट से उनका लग जाए, और फिर वो एक इकोसिस्टम बना ले. तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इसरो को सपोर्ट कर पाए, जैसे आज स्पेस एक्स नासा को कर रहा है. केवल रशिया देश भेज सकता था स्पेस में मानव को, और इंटरनेशनल स्पेस मानव को मतलब केवल रशिया देश था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करना जानता था, कि मानव को भेजता और लेकर आता. अमेरिका उस पर डिपेंडेंट था. लेकिन स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट प्लेयर है, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली. आज तक नासा इस टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाया. तो इस तरह से प्राइवेट प्लेयर कुछ मामले में ना बहुत आगे निकल जाते हैं बहुत पुरानी एजेंसी से, जैसे स्पेस एक्स कई मामलों में इसरो से आगे है. सो इंक्रीज्ड इनोवेशन मेक स्पेस टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल, इकोनॉमिक ग्रोथ. एग्जांपल टीम इंडस, मैंने आपको स्काई रूट का एग्जांपल दिया था. बूस्टिंग स्पेस एक्टिविटी विल हेल्प इन क्लाइमेट मिटिगेशन. भाई क्लाइमेट में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके मिटिगेशन को उनको भी टैकल किया जा सकता है. Enhance communication. This private sector boost India's defense system and manufacturing capabilities in space domain. तो प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इंडियाज डिफेंस सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, ये भी बढ़ जाएंगी. तो भारत को इस पर फोकस करना चाहिए. Thus by doing so, India can position itself as a leader in global space industry and reap the economic and scientific benefit that come with it. तो हमारे जो साइंटिफिक बेनिफिट है और ओवरऑल देश में इनोवेशन इन यूथ आएगा, तो भारत उन देशों में हो जाएगा जहां पर स्किल्ड लोग ज्यादा हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू स्टार्ट एनीथिंग. सबसे पहले हमें स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है. तो इसमें शायद हिंदी का आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, बट शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे किस तरह से यू नीड टू गिव आंसर, अप्रोच क्या होनी चाहिए. आपका कोई भी सजेशन है, द सजेशन इज वेलकम. आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इस लेक्चर को आप जो भी आंसर राइटिंग की तैयारी करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आंसर राइटिंग नहीं मिलती है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो आंसर राइटिंग का जो सेक्शन है, ये आप अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए. दे विल डेफिनेटली गेट मोस्ट आउट ऑफ इट. बहुत अच्छे से वो पाएंगे कि कैसे आंसर्स लिखें, चाहे वो किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. आप लोग उन दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को. सो कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, वो आप पूछिए. मैंने 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, उनको देखिए, उनके अपने आंसर्स लिखिए, एंड ब्लूप्रिंट ये है, यहां से आंसर्स निकालिए.
अब फाइनली मैं आपको जो शुरुआत में बीच में आपको एक बात बताई थी कि आप आरजी लाइव कूपन कोड लगाकर एक बिल्कुल जीरो से नया बैच स्टार्ट हुआ है 22 मार्च से हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा ये मॉडल आंसर है वैसे ही फैकल्टी मॉडल आंसर्स लिखवाते हैं। 3 आवर्स की क्लासेस होती है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, क्योंकि 6 से 9 बजे का टाइमिंग होगा तो आपके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग इशू नहीं, लाइव क्लासेस ले पाए और आप कभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम देख सकते हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ। नोट्स, मटेरियल, ई बुक्स, फैकल्टी के नोट्स, संस्था के नोट्स और साथ ही साथ में एनोटेटेड फैकल्टी ने जो पढ़ाया ऐसे ही एनोटेटेड नोट्स और इस सब के अलावा टेस्ट सीरीज भी इसके साथ मिलेगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और मॉडल आंसर्स के साथ। हरियाणा जीके, करंट अफेयर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बैच। सो दिस इज अ होलिस्टिक बैच, एक समग्र बैच है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आज का ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दीजिए। आरजी लाइव कूपन कोड लगा लेंगे, यू विल गेट माय पर्सनल मेंटोरशिप। और ये पर्सनल मेंटोरशिप कैसे आप क्लेम करेंगे? तो रुद्रा एजुकेशन हब, ये टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर लीजिए। राइट, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यहां पर आप बैचेस में कैसे एनरोल करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स है बैचेस के, वो कहां पर लिखा हुआ है? तो आप सीधा सीधा जाएंगे स्टडी IQ की वेबसाइट। स्टडी IQ की वेबसाइट ये रही। स्टडी IQ की वेबसाइट पर आप सिंपली वेबसाइट या ऐप पर जाकर ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पर आप लोग सिंपली हरियाणा सर्च कर लीजिए। हरियाणा, जैसे आपने हरियाणा सर्च करा, ओहो हरियाणा से कुछ और आ गया, HARY, हरियाणा। यहां पर जैसे आप लोगों ने हरियाणा लिखा, हरियाणा लिखते ही निश्चय 9 बैच आ जाएगा। 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बैच का प्राइस आपको लगभग 15,000 दिखाई दे रहा है। क्या क्या फीचर्स है ये PDF में दिए हुए हैं, ऑथर्स, डेमो वीडियो सब कुछ दिया हुआ है। ये सभी टीम ऑफ फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे और फीचर्स नीचे दिए गए हैं। 6 बजे से 9 बजे तक की लाइव क्लासेस, और उसके अलावा करंट अफेयर अलग से चलेगा, हरियाणा जीके अलग से चलेगा। ये पूरे फीचर्स है। 1-to-1 मेंटोर भी आपको असाइन किया जाएगा। आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब कुछ ये आप देख सकते हैं। एक बार पढ़िए आप क्या क्या फैसिलिटीज है। 2 साल की वैलिडिटी है, आपको 6 to 8 मंथ में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा बिफोर द एग्जाम। 2 ऑफर कोड अवेलेबल है। आप यहां पर RG लाइव कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी और इसकी मदद से आपको 3000 का जो मैक्सिमम डिस्काउंट आप क्लेम कर सकते हैं वो आप RG लाइव की मदद से कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सारी बातें एकदम क्लियर होंगी। चाहता हूं बस एक बात की, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।